Hello students, now today we will start our next chapter, chapter number 9, ray optics. So little bit we have discussed this chapter, we have completed this chapter in class 10th also. So first of all, what is ray optics? So ray optics is the branch of physics which deal with the study of light, means various property of light like propagation of light, nature of light and behavior of light. So now next came here, what is light? So what is light? Light is a form of energy which produce sensation of sight in your eye. So that is a light. Actually what is light is a electromagnetic wave. जो लाइट आपकी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्लियर. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, कब का आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. उस स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी जो लाइट है मींस विजिबल स्पेक्ट्रम, जो लाइट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, जो हमें दिखाई देता है वेरियस कलर, एट दैट रेंजेस फ्रॉम 400 nanometer to 700 nanometer, means that is approx value 400 to 700 nanometer, means the exact value is 400 nanometer to 760 nanometer, means light fall in a visual spectrum of wavelength 400 nanometer to 760 nanometer, means this is the wavelength of light, means various colors. अब जो वेरियस कलर होंगे ये 400 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में फॉल करेंगे, मींस हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होगी. तो ये लाइट के बारे में था आपका कि लाइट क्या है. लाइट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी. क्लियर. एंड दूसरा जो पॉइंट आपका आता है लाइट्स के रिगार्डिंग कि जो लाइट आपकी है उसकी स्पीड होती है, दैट स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ स्पीड इन वैक्यूम. सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइट. Now next we will start the various phenomena or various we can say that various concept related to the light. The first concept is reflection of light. Clear. The first concept is reflection of light. अब now what is reflection of light? All you know well. आप सभी इसको अच्छे से जानते हो, 10th क्लास में पढ़ा था. The phenomena of bounce back of light from reflecting surface is called reflection. कि जब लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी उससे वो बाउंस बैक करेगी, उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे आपके. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका कोई भी क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्लियर. दिस लाइट फॉल ऑन इट, वी ड्रॉ अ नॉर्मल. क्लियर. इफ दिस एंगल इज आई एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस एंगल इज नोन एज आर. आर मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Means angle is always measured with the normal. Clear. So there are two laws. The first law, angle I is equal to angle R, means angle of incident is equal to angle of reflection. And the second law is the incident ray, this is incident ray, this is the reflected ray and this is normal, all lie on the same plane. Means incident ray, reflected ray and normal all जो होंगे वो आपके सारे के सारे एक प्लेन पे ही लाई करेंगे. तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में था. अब रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ आपका सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, वो आपका कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका प्लेन सरफेस हो, वो कर्व सरफेस भी हो सकता है. मींस सेम लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी सरफेस. इफ सरफेस इज लाइक दिस और सरफेस इज लाइक दिस, सिर्फ कंडीशन क्या है कि द सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग. क्लियर. उसके मींस वी कैन से दैट कि उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगी. क्लियर. सिर्फ जो सरफेस है वो आपका होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर आपका होगा तब आपकी वहां पे रिफ्लेक्शन होगी और हर बार जो ये लॉज हैं ये लॉज आपके एप्लीकेबल होंगे. सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. जो हमने पढ़ा था ये बहुत इजी है, 6th-7th क्लास में आपका शुरू हो जाता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वहां पे आता है स्फेरिकल मिरर्स. क्लियर. जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका दैट इज स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर क्या है? व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? ये भी कोई नई बात नहीं है, इसको भी आप पहले से जानते हो कि ऐसे मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, कि ऐसे मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होंगे उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं. और ये भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ऐसे वो जानते हो पहले अच्छे से. वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स. फ्रॉम वेयर इट विल फॉर्म? इट इज फॉर्म अ होलो स्फीयर. किससे बने हैं वो? होलो स्फीयर से बने हैं. तो क्या था वो? इफ दिस इज अ होलो स्फीयर. क्लियर. आपका कोई होलो स्फीयर था
क्लियर। इसके किसी पार्ट को अगर हम कट कर देते हैं लाइक दिस, क्लियर। सो देयर फ्रॉम द टू टाइप्स, सो एक आपका ये पार्ट बन गया और एक आपका ये पार्ट बन गया, क्लियर। सो अब यहां से हमने डिस्कस किया था, जो ये है दिस इज कनकेव है आपका, और ये आपका है कन्वेक्स, क्लियर। व्हाट इज कनकेव, व्हाट इज कन्वेक्स, व्हिच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। मींस अगर हम इस पार्ट को कर देते हैं पॉलिश्ड, मींस अ मिरर हुज इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, जिसका इनर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश है, उसको हम बोलेंगे कनकेव। दूसरा, द मिरर हुज इनर पार्ट इज पॉलिश्ड, जो इनर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, एंड आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड convex. So this is the two type of spherical mirrors which we have discussed already in class 10th. That is not a new concept. क्लियर। अब हमने दो टाइप के मिरर के बारे में बात कर ली, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थे, जिनका सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा उनको स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। दो टाइप के हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। किससे बने हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर, ये किसी भी होलोस्फीयर के पार्ट हैं, क्लियर, वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कौन कन्वर्जेंट है कौन डाइवर्जेंट है, क्लियर। अब जो आपका कनकेव होगा, दिस इज योर कनकेव, दिस पार्ट इज पॉलिश्ड, इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस बहुत दूर से आ रही है, सो इट कन्वर्ज ऑल द लाइट ऑन अ सिंगल पॉइंट। सो दिस मिरर इज नोन एज converging mirror. Which mirror? Concave is a converging mirror. On the other hand, your convex, if light fall on the convex, here I will draw a diagram. If this is a convex whose inner part is polished, if a light coming from a far object, clear, it diverge the light. ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्लियर। सो ये लाइट आपकी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, मीन्स एक ने लाइट को डाइवर्ज किया, एक ने लाइट को क्या किया, कन्वर्ज किया। इमेज इसकी में बनेगी, पहले बताया था आप लोगों को, इफ वी विल एक्सटेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हियर इमेज फॉर्म, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे दो तरह की इमेज आएंगी, वर्चुअल एंड रियल। अब ये रियल और वर्चुअल में क्या फर्क है, द इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे बनते हैं उसको रियल इमेज कहते हैं, जो इमेज आपकी स्क्रीन पे नहीं बनती उसको वर्चुअल कहते हैं, क्लियर। और दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इफ द लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि अगर कोई लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली मीट अ पॉइंट, क्लियर, एक्चुअली मीट कर रही है, क्लियर, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। इफ द लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर अपीयर टू बी मीट, कि वो मिली नहीं है लेकिन हमने उसको इमेजिनरली ही मिलाया है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। मीन्स ये आपकी वर्चुअल इमेज है, ये आपकी क्या है, रियल इमेज है। मीन्स जिसमें लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर मीट एक्चुअली, मिलेगी, रियल में मिलेगी, मीन्स अपीयर टू बी मीट नहीं है, तो वो आपकी रियल इमेज है। और दूसरा पॉइंट बेटा कि जो रियल इमेज होगी दैट इज ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के सामने बनेगी, बट द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके बारे में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, हम दोनों को डिस्कस करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सम टर्म्स रिलेटेड विद द मिरर, विच मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो भी नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द स्पेरिकल मिरर। ये भी नहीं है, सारा 10th में आपने किया हुआ है, जस्ट ये आपके एक रिकैप्चुलेशन, क्लियर। बट एक्चुअली फ्रॉम दिस ईयर दिस पार्ट इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, लेकिन बेटा करना पड़ेगा क्योंकि इसी के साथ आपका आगे लिंक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी आपके स्पेरिकल मिरर हैं, कनकेव, कन्वेक्स, वो किससे बने हैं, वो बने हैं आपके एक होलोस्फीयर से, क्लियर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ अ होलोस्फीयर फ्रॉम विच स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। कैसे कि ये आपका कोई होलोस्फेरिकल स्फीयर था या स्पेरिकल कोई बॉडी थी, क्लियर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ अ होलोस्फीयर, कि ये जो सेंटर कर्वेचर है उस होलोस्फीयर का सेंटर है जिससे आपके स्पेरिकल मिरर बने हैं। व्हाट इज सेंटर कर्वेचर, सेंटर ऑफ अ होलोस्फीयर फ्रॉम विच स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अगेन इट इज द रेडियस ऑफ अ होलोस्फीयर फ्रॉम विच स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, क्लियर हुए कि ये उस होलोस्फीयर की रेडियस है जिससे
आपके स्फेरिकल मिरर बने हैं। नेक्स्ट आपका आता है पोल। अब पोल क्या है कि ये आपका कोई मिरर था, ये आपका कोई मिरर था, ये दो आपके मिरर थे, तो मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो आपका मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। क्लियर। अब आ गया था प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ये लाइन है which join the center of curvature to the pole and can be extended on the either side। अगर हम यहां से उठाएं कि हमने क्या कहा कि ये पोल था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये इस स्फेरिकल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइन विच जॉइन द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। की एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन दी आइदर साइड। क्लियर। वही बात है कि जो ये वाला मिरर होगा इसके सामने एक सेंटर कर्वेचर होगा। क्लियर। अब जो ये वाला है इसके सेंटर कर्वेचर क्या होगा? पीछे होगा। तो ये कुछ 4 टर्म हमने डिस्कस की हैं। पोल, सेंटर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आपका आता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। क्लियर। यहां पे लिख देते हैं दैट इज 5th पॉइंट, दैट इज फोकस। अब ये फोकस क्या है? What is focus? पता है सबको, पहले ही पढ़ा था हमने 10th क्लास में। सो इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या है? पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वेयर अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और पासिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल कि ये कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। यहां पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ नॉर्मल, तो ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब याद रखना है द नॉर्मल इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर कर्वेचर। कि जब भी हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जहां पे इंसिडेंट रे ने इंसिडेंट किया है, जब भी वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका सेंटर कर्वेचर से पास होगा। क्लियर। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये होगी रिफ्लेक्ट with angle r। here angle I is equal to angle r। और जहां पे इस रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को मीट किया है उसको बोलेंगे हम फोकस, और इसको कई बार हम प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर a ray of light which is parallel to principal axis meet after the reflection। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, यहां पे मिली है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसको बोलेंगे हम फोकस। तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। वन मोर टर्म लेफ्ट, दैट अपर्चर। तो व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। अब जैसे हमने क्या लिया कि ये कोई मिरर लिया, तो इस मिरर का ये सारा का सारा जो पार्ट है इतना, दिस इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट को एक्सपोज्ड है। क्लियर। या फिर कोई ये दूसरा मिरर है, इस मिरर का ये सारा का सारा पार्ट किसको एक्सपोज है? इंसिडेंट लाइट को एक्सपोज है। तो व्हाट इज अपर्चर? द पार्ट ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। एक आखिरी पॉइंट रहेगा आपका फोकल प्लेन। अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। कि ऐसा प्लेन, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये आपका फोकस था, दिस पॉइंट इज फोकस। सो ये अगर फोकस है, एक प्लेन जो फोकस से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। क्लियर। तो ये आपकी कुछ टर्म थी जो किससे रिलेटेड थी? दैट इज रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। सो ये हमने डिस्कस किया है, तो आपकी इंपोर्टेंट टर्म हो चुकी हैं। एक बार रीड करोगे, वीडियो को सुनोगे, जिन्होंने पहले सुना हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे नए थे उसको ध्यान से सुनना है। सिंपल डेफिनेशन है, देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको आगे बताएंगे। तो इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका साइन कन्वेंशन। तो देखते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। सो नाउ वी विल डिस्कस साइन कन्वेंशन। एक्चुअली साइन कन्वेंशन क्या है? क्लियर। जो साइन कन्वेंशन है ये आपको बताती है कि कब आपने डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, कब आपने डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। तो दैट इज साइन कन्वेंशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं बाय ड्राइंग अ डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कोई मिरर है, ये इसका पोल है। क्लियर। सो द फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज दैट कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द पोल, कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आपके डिस्टेंस होंगे दैट आर मेजर्ड नेगेटिव।
all the distance measured on the right hand side of the pole is taken as positive. Clear? And all the distance measured in the upward direction that are taken as positive, and all the distance measured in the downward direction is taken as negative. And next point कि all the distance are measured from pole, कि सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे. पोल के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. तो दीज आर योर साइन कन्वेंशन विच वी हैव टू यूज बाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. सो ये आपकी साइन कन्वेंशन थी. इसके बाद हमने एक रिलेशन करनी है. उस रिलेशन को देखना है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ and the radius of curvature. So we will see it कि what is the relation between the focal length and the radius of curvature. So now we discuss the relation between the R and F. ये आपका रहेगा तो बताना what is focal length. The distance of the focus to the pole or the distance from pole to the focus is called focal length. So now we have to find the relation between the F and the R. So first I will draw a diagram. Clear? तो ये आपका कोई मिरर है. Clear? This mirror is concave. ये आपका concave है. Clear? यहाँ से कोई ray of light आई which is parallel to principal axis. Clear? तो यहाँ पे उसने हिट किया तो पहले हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल. So we know that this normal passes through the C. ये किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट I. Clear? After that this ray reflected in that direction, so it meet the principal axis at F, and this is the reflected ray and this angle is R. Clear? उसके बाद we will draw a normal. यहाँ से हमने एक normal draw कर दिया. We say that this is N. ये आपका हो गया N. अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बेटा, सबने ध्यान से समझना है कि we know that from the law of reflection angle I is equal to angle R. कि जो आपका यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं हम A. तो एंगल I इक्वल टू एंगल R है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये I है तो ये भी आपका क्या होगा, I होगा. मींस दिस इज I. क्लियर? ये I कैसे बना आप सबको पता है. ये I ऐसे बना बेटा आपका कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये I और ये I है. उसके बाद जो आपका I और R इक्वल है तो मींस ये साइड और ये साइड भी आपकी इक्वल होगी. ठीक है? यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. इसको प्रूव करने के दो मेथड है. ठीक है? दोनों हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? क्लियर? अगर ये I है, ये I है आपका. क्लियर? तो इसको भी I बोल सकते हैं. तो इस एंगल को आप क्या कहोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो ये आपका बन जाएगा 2I. क्लियर? हमें पता है I इक्वल टू R है, तो इसको भी हम I लिख सकते हैं. अब यहां से अपने दो ट्रायंगल लेनी है, दोनों ट्रायंगल को यूज करके आपने रिलेशन निकालना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से निकाल लोगे ये ट्रायंगल ACN, ट्रायंगल ACN, राइट एंगल ट्रायंगल ACN. यहां से हमने निकालना है दिस I. क्लियर? वी विल फाइंड हियर tan I. क्लियर? दिस tan I विल ऑल नो दैट tan आपका होता है PBP, परपेंडिकुलर अपॉन में, दैट इज PBP परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. सो यहां पे आपका आ जाएगा AN अपॉन में CN. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. दूसरा तरीका बताऊंगा एक और, लेकिन पहले इससे करते हैं. दूसरा हमने निकालना है फिर ट्रायंगल लिए हमने ट्रायंगल AFN. क्लियर? इस ट्रायंगल AFN से फिर से हम निकाल लेंगे आपका दिस I, बट हियर tan 2I. दिस बिकम AN अपॉन में FN. क्लियर? अब यहां पे कह देंगे कि द एंगल इज वेरी स्मॉल, सो this tan can be neglected, so your I comes out to be AN divided by CN, and here 2I comes out to be AN divided by FN. Clear? अब हमने क्या करना है, we will just put the value of I from here to this. तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो here comes out to be 2 into में AN divided by CN is equal to AN divided by FN. Clear? This AN cancel with this, ये आपका 2 से नीचे जाए, यहाँ से आ जाएगा CN is equal to FN. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि this is your P. अब यहाँ पे कहते हैं कि the N is approximately close to P, कि N और P एक दूसरे के इक्वल है, तो हम N की जगह P लिख सकते हैं. तो in place of C
यहाँ पे आ गया P एड इक्वल टू F इंटू में P. अब CP, दिस इज CP, दिस इज C एंड दिस इज P. So this is known as the radius of curvature. So here comes out to be R, and this is 2FP. FP means this is the distance FP. This is the focal length. So here comes out to be 2F. Means आपका R आ गया 2F के equal, and then F is equal to R by 2. So this is the relation between the radius of curvature and the focal length. एक ये था. अब दूसरा एक और समझते हैं क्या है. बिल्कुल आसान है बेटा. वो हमें पता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, सो वी कैन राइट हियर CN इज इक्वल टू, इफ बेस एंगल आर इक्वल देन दीज अपोजिट साइड आर इक्वल. दूसरा मेथड बता रहा हूं आप लोगों को कि ये आई है, ये आई था, ये आर था, ये आई है. ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दिस CF कैन बी रिटन इक्वल टू FA. सो दिस CF इज इक्वल टू FA. CF आपका किसके इक्वल हो जाएगा? FA के इक्वल हो जाएगा. अब जो आपका ये CF है, दिस CF, इस CF को हम तोड़ के लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं इसको तोड़ के हम? अगर मैं इस PC में से FP माइनस कर देता हूं, मीन्स PC माइनस PF. देखो ये पूरी लाइन थी PC, इसमें से PF माइनस कर दिया तो ये बचा आपके पास. उधर आपका आ गया FA. दिस इज FA. अब हम ये कह देते हैं कि दिस A इज वेरी क्लोज टू P, कि मिरर बहुत बड़ा है और ये आपका दोनों क्लोज है. तो इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट P. सो यहाँ पे आपका आ गया PC माइनस PF इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट F. सो हियर इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट F. सो दिस इज जो आपका A है उसकी जगह हम P लिख सकते हैं. तो यहाँ पे F, दिस कम्स आउट टू बी क्लियर. इस PF को उठा के उधर लेके चलेंगे तो PC इज इक्वल टू PF प्लस PF. दिस PF प्लस PF, दिस बिकम 2PF. दिस बिकम 2PF इज इक्वल टू PC. और हमें पता है PF जो आपका है दैट इज इक्वल टू R. ये आपका किसके इक्वल है? R के इक्वल है PF. Pole to focus that is focal length, and PC equal to R. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2F is equal to 2PF. 2F is equal to R, then F is equal to R by 4. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ये आपका जो आपकी बुक क्या उसमें मेंशन है, ये आपको 10th क्लास में आपको बताया होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो. ये रिलेशन थी आपकी, द रिलेशन बिटवीन द F एंड द R. क्लियर. सो नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिरर फॉर्मूला. वो क्या है देखते हैं नेक्स्ट. मिरर फॉर्मूला से पहले आपकी छोटी सी एक और पॉइंट है, रूल्स यूज टू ड्रॉ अ रे डायग्राम. ये आप सारे अच्छे से जानते हो, कोई नया नहीं है. अगर ये कोई आपका कनकेव मिरर है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट विल पास थ्रू द फोकस. क्लियर. दूसरा पॉइंट, अगर रे फोकस से आ रही है, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, दिस इज योर फोकस, देन इट बिकेम पैरेलल. ये कोई नई बात नहीं है, आप इसको पहले से जानते हो. क्लियर. दूसरा पॉइंट, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फॉर एग्जांपल C. सो इफ रे इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से आएगी वहीं से क्या जाएगी, वो वापस जाएगी. इफ रे हिट द पोल विद एंगल I, देन इट रिफ्लेक्ट विद एंगल R. क्लियर. ये आपके कुछ रूल्स थे जो आपने पहले भी पढ़े थे. इसके बाद आपका ये तो था सारा कनकेव के लिए. अगर हम ये कन्वेक्स के लिए करते हैं तो कन्वेक्स के लिए समझते हैं क्या होगा. तो कन्वेक्स के लिए देखते हैं कि दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज अ मिरर. ये कोई मिरर है, ये इसका पोल है. तो अगर रे आपकी कहां पे आ रही है, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन ये लाइट को अगर डिवर्ज करेगा तो ये लाइट आपकी यहाँ जाएगी लाइक दिस. इसको हम बैक एक्सटेंड करेंगे और ये आपकी जो पास होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस. अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो दिस नॉर्मल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर. इसका उल्टा, अगर रे आपकी फोकस से आ रही है तो ये आपकी हो जाएगी पैरेलल. एक्चुअल में लाइट जो है अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा, अगर लाइट आपकी C से आती है तो लाइट तो यहीं से वापस हो जाएगी, बट
वी विल अपीयर टू बी पासिस थ्रू सी। क्लियर। उसके बाद अगर ये आपकी फोकस पोल पे हिट करती है विद एंगल आई, सो इट रिफ्लेक्ट बाय एंगल आर। तो ये कुछ रूल थे जो हम आगे यूज करेंगे टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स एंड टू ड्राइव द लेंस और मिरर फॉर्मूला। प्रीवियसली हमने सीधा मिरर फॉर्मूला लेके आए थे आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब उसको हमने ड्राइव करना है, मीन्स हाउ दैट मिरर फॉर्मूला ड्राइव्ड, मैग्निफिकेशन कैसे आई, मिरर फॉर्मूला कैसे आया, कि वो जो रिलेशन थी आपकी h'/h इज इक्वल टू -v/u वो कहाँ से आई, वो सारी हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट विल ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, क्लियर, विच इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। उसको ड्राइव करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्रे डायग्राम। क्लियर, यहाँ पे मैं ग्रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर, दिस इज योर प्रिज्म एक्सिस, दिस इज योर मिरर। क्लियर, दिस इज इट्स पोल। ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट था, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वी से दैट इट्स नेम इज ए बी, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो, ए बी। क्लियर, ये आपका ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगी, क्लियर, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भाई यहाँ पे उसने हिट किया है तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, सो दिस इज योर फोकस। और अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, सो ये थी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से एक रे जाएगी जो किससे पास होगी, दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं से गई है और यहीं से वो वापस आ जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे दोनों रे ने मीट किया है, सो हेयर विल बी फॉर्म द इमेज, ये आपकी बन गई इमेज। क्लियर, एक और आपने यहाँ पे पॉइंट लेना है, वो लेना है पोल वाला बेटा। ठीक है, पोल वाला भी आप पॉइंट लोगे। मीन्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 रेज, बट टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f वी हैव टू रिक्वायर्ड 3 रेज। सो वन विच इज कमिंग फ्रॉम द पोल, तो ये आपकी पोल से आई है, तो ये आपकी यहाँ से जाएगी, ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, तो एंगल आई आर के इक्वल है। क्लियर, तो ये आपका बन गया ए डैश बी डैश, ये आपकी बन गई इमेज। क्लियर, इनके ऊपर आप एरो डालना नहीं भूलना है आपने। क्लियर, तो ये बन गई इमेज। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो इसके लिए बेटे हम 2 ट्रायंगल लेंगे आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, बिकॉज दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर, सो फर्स्ट विल टेक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब जो आपकी ये ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। तो दीज 2 ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बाय अ क्राइटेरिया ऑफ, तो यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA क्राइटेरिया, कि ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी। अगर 2 ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं तो वी नो दैट कि उनकी जो साइड की रेशियो होगी वो इक्वल होती है। पता है सबको, 10th क्लास में था ये आपका ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल चैप्टर में। इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड रेशियो इज इक्वल। तो यहाँ से साइड की रेशियो लेते हैं, तो क्या होगी साइड की रेशियो, A डैश B डैश डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू A डैश C डिवाइड बाय AC। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P। कौन सी ट्रायंगल ली हमने, एक तो ये ली दिस ट्रायंगल ABP यहाँ तक की, और दूसरी ली हमने ये। अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर कैसे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और ये 90 है, ये 90 है, तो बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया, दिस ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनकी भी साइड की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। तो व्हाट इज द रेशियो, A डैश B डैश डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू, वी विल राइट हियर दैट इज A डैश P डिवाइड बाय AP। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। और दूसरा हमें पता है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होती है फोकल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका है इमेज डिस्टेंस विच इज रिटन बाय V।
इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका u है, विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने क्या देखा, वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशन। सो इफ वन साइड इज इक्वल देन और जो दूसरी साइड होंगी वो भी आपकी इक्वल होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, a डैश c इज इक्वल बाय ac इज इक्वल टू a डैश p डिवाइड बाय ap। ये कहां से आया कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं AP, हमें पता है A से लेके P तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, A डैश से लेके P तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है। तो इस वैल्यू को हमें पता है, हमें जो वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता AC के बारे में नहीं पता हमें, और A डैश C के बारे में। अब इनको हमने तोड़ के लिखना है, ठीक है। इनको तोड़ के कैसे लिखेंगे, इसको हम देखते हैं कैसे तोड़ना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल A डैश C, कि जो आपका A डैश C है, A डैश C, क्लियर। अब इसको हमने ब्रेक करना है, इसको लेके आना है। अगर मैं कर देता हूं PC, ये आपका PC में से अगर मैं आपका A डैश को माइनस कर देते हैं, मीन्स PC माइनस A डैश P, ध्यान से देखना है, ये यहां से यहां तक PC है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो आपका ये बचेगा। क्लियर। उसके बाद डिवाइड बाय AC। अब AC को लिख सकते हैं कैसे, AC कैसे लिखेंगे, हमने रिप्रेजेंट करना है AC। क्लियर। तो अगर हम क्या कर देते हैं, PA में से PC को माइनस कर देते हैं, PA, ये आपका PA है, इसमें से अगर मैं इस PC को माइनस कर देता हूं तो आपका बचेगा AC। तो यहां पे आपका आ जाएगा PC इज इक्वल टू, यहां पे आपका आ गया A डैश P डिवाइड बाय AP। तो आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की हम वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, PC, ये P है और ये C है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर कर्वेचर विच इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका होगा R, मींस PC इज इक्वल टू R विच इज ऑफ माइनस। क्लियर। दैट इज P डैश A, A डैश P। सो A डैश P है जो आपका, वो आपका इमेज डिस्टेंस है। कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो किसका होगा, माइनस का। यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस V डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे PA, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस के U, फिर यहाँ पे आपका माइनस PC, दिस इज P, दिस इज C, कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। PC आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हियर कम्स आउट टू बी माइनस R इज इक्वल टू, दिस इज A डैश P। तो A डैश P आपका इमेज डिस्टेंस, कौन साइड, नेगेटिव V, और ये आपका आएगा नेगेटिव U। ये दोनों के दोनों की साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस माइनस को आप माइनस से कट कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पे रिलेशन बनेगी माइनस के R प्लस के V डिवाइड बाय माइनस के U प्लस के R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय U। अब नेक्स्ट आपने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो यहां पे पड़ गया माइनस के UR प्लस के UV इज इक्वल टू माइनस के UV और प्लस के VR। ठीक है। अब आपने क्या करना है, R वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा कर लो, करनी है, और UV वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा करना है, तो कर। तो हम इस UV को उठा के अंदर ले आए, तो ये बन गया UV प्लस UV इज इक्वल टू, ये UR उधर चला गया, तो UR प्लस VR। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, यहां पे लिख दो UVR, ये बन जाएगा 2UV हो जाएगा आपका यहां से, और ये UR है, ये आपका है VR। अब आपने कहना डिवाइड बोथ साइड बाय UVR, तो हमने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया, दिस इज UVR, और यहाँ भी क्या आ गया UVR, और ये भी आपका आ गया UVR। क्लियर। अब इस स्टेप को यहाँ लेके जाऊंगा मैं, तो इस VR से VR कैंसिल हो गया, ये R से R, U से U कैंसिल हो गया, इस R से ये R और V से V कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ बच गया 2/R इज इक्वल टू, क्लियर। यहाँ पे क्या बचा है, V बचा है, दैट इज 1/V। यहाँ पे क्या बचा है, 1/U। अब 2/R, तो 2/R को हम, अगर R और F की रिलेशन पता थी कि जो आपका R था दैट इज इक्वल टू 2F। क्लियर। तो इस R की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2F रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2F।
सो ये 2 के साथ 2 आपका क्या होगा, कैंसिल। सो द रिलेशन कम्स आउट टू बी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, विच इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। इसको हमने ऐसे ड्राइव किया है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वर्चुअल इमेज वाला, मैं आपको रे डायग्राम बना के समझा दूंगा, लेकिन उसको ड्राइव खुद करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल सी फॉर द वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, मैं आपको रे डायग्राम बना के दूंगा सिर्फ, बाकी सारा आपने खुद करना है। ये आपका पोल है। अब वर्चुअल इमेज तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो हमने क्या कहा कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ से रे गई, क्लियर, और ये मान लो आपका फोकस एफ है यहाँ से, तो ये रे यहाँ से गई बेटा ऐसे, दूसरी पी पे आएगी और ये पी से आप कैसे चली जाएगी, यहाँ पे मिलेगी नहीं। इसको बैक एक्सटेंड करना है हमने, तो जब इसको बैक लेके जाएंगे आपका, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी था ए बी, सॉरी दिस इज ए बी, और ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। अब दूसरी रे आपको पता है वो किससे पास होगी, दैट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, तो ये आपका नॉर्मल है, क्लियर। और ये आपका जो नॉर्मल है ये आपका सी से पास होता है। तो यहाँ से एक रे और लेके जानी है आप लोगों ने, ये जो यहाँ मिलेगी, क्लियर। तो ये आपका सी है। अब दो ट्रायंगल आपने कौन से लेनी है, एक तो ये होगी, देखो सी वाली, क्लियर, और एक सी वाली है ऐसे, ठीक है। और जो ए बी वाली है वो आप ले सकते हो कि ये ट्रायंगल होगी आपकी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके फिर से बराबर आएगा। बस इसके अंदर जो आपका वी होगा वो आपका प्लस होगा, क्योंकि ये आपका ऑन द राइट हैंड साइड है। लेकिन जो यू होगा आपका वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। एफ भी आपका किसका होगा, माइनस का होगा। और जो आपका आर होगा वो भी किसका होगा, माइनस का। बाकी सारा कुछ वही है, वैसे ही करना है, वही रिलेशन आ जाएगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका था, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होती है, क्लियर। तो देखते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अब जो आपकी मैग्निफिकेशन थी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, मींस इट इज द रेशियो ऑफ एच डैश बाय एच इक्वल टू माइनस वी बाई वी। ये हम 10th क्लास में सीधा लिखते थे, क्लियर। 10th क्लास में सीधा लिखा था ये, लेकिन ये आया कहाँ से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर मैं एक रे डायग्राम लाता हूँ आपका दोबारा से, ये आपका मिरर है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट था, क्लियर। ये रे पैरेलल थी तो ये फोकस से निकली, कहीं पे भी ये आपका एफ है यहाँ पे, यहाँ से एक रे ली जो आपकी आई, और ये आपकी इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है। और एक और रे ली आपने जो यहाँ से आई थी और इस पॉइंट पे बन गई आपकी। तो ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश था, ये पी था, और ये सी था। तो जब हमने ट्रायंगल सिमिलर की थी कौन सी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमने करा था, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, दैट इज ए डैश पी डिवाइड बाय ए पी। ये रिलेशन अपनी बनी थी जो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है। तो अब ये ए डैश बी डैश क्या है, दिस इज द इमेज हाइट विच इज नोन एज एच डैश, क्लियर, जिसको हम एच डैश कह रहे हैं, क्लियर। और कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ये किसकी होगी, नेगेटिव होगी, ऑब्वियस है। और ये आपकी है ऑब्जेक्ट है, जिसको एच बोला, ये ऊपर की तरफ है, तो ये किसकी होगी, दैट इज ऑफ पॉजिटिव। तो अगर यहाँ से लिख देते हैं हम, दैट इज एच डैश दिस इज माइनस डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू, ये दोनों ही आपके माइनस के, आपको पता ही है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो हियर कम्स आउट माइनस के वी डिवाइड बाय माइनस के यू, तो दिस माइनस कैंसिल विद दिस, और इस माइनस को उठा के हम इधर लेके चलेंगे। तो एच डैश बाई एच कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी माइनस के वी बाई यू। तो ये आपकी रिलेशन थी जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, आल्सो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑफ नेगेटिव। अब हमने एम की हेल्प से बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। कि अगर एम आपका नेगेटिव होगा, क्लियर, अगर एम आपका क्या है, नेगेटिव होगा, तो आपकी जो इमेज है दैट इज रियल,
क्लियर। और अगर m आपका पॉजिटिव होगा तो ये आपकी है वर्चुअल। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले 10th क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब रियल और वर्चुअल कैसे, अगर आपका m आ जाता है दैट इज h डैश बाई h। क्लियर। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज उल्टी बन रही है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, ठीक है। उल्टी इमेज बन रही है तो इसका मतलब अगर आपका h डैश किसका है, माइनस का है। क्लियर। और h हमेशा आपका प्लस का है, h तो हमेशा प्लस का होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका m किसका आएगा, माइनस का। और इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है तो वो आपकी रियल इमेज होती है। लेकिन जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल इसका समझते हैं ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा और इसकी इमेज ऐसे बनेगी, तो ऐसी इमेज बनेगी तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। तो ये प्लस का है और ये इसका माइनस का, जब दोनों को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो m आपका माइनस, इमेज आपकी रियल है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा, इमेज भी सीधी बन रही है, तो उस केस में आपका h भी प्लस का है और h डैश भी प्लस का है। अगर दोनों प्लस के हैं तो m प्लस आ गया, और दोनों इमेज एक दूसरे के अपराइट हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं बेटा, 10th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था कि कब m प्लस है कब m माइनस है। अगर m प्लस का होगा तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, अगर m माइनस का है तो इमेज आपकी होगी रियल। तो दिस इज अबाउट द मैग्निफिकेशन। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उससे पहले एक छोटा टॉपिक आता है, यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। वो आप लोगों को पहले समझा रखे हैं अच्छे से, 10th क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ठीक है। और ये आपका कनकेव है। उसके बाद सोलर फर्नेस के अंदर कनकेव मिरर का यूज़ होता है। और फिर जो हेडलाइट्स होते हैं उसके अंदर कनकेव मिरर होता है। क्लियर। उसके डेंटिस्ट जो आपके होते हैं वो भी कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। और दूसरा जो कन्वेक्स था वो आपका था रेयर साइड व्यू मिरर। क्लियर, कि एरिया को बढ़ा देता है, एरिया बढ़ता है तो पर्सन जो ड्राइव कर रहा है कार को वो इजीली उसको पीछे का एरिया ज़्यादा दिखता है और इजीली वो ड्राइव कर सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी नया नहीं है, जानते हो इसको पहले। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस पाथ। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज करती है, उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रीजन है कि लाइट अपना पाथ चेंज क्यों करती है। इसका रीजन बताइए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। या तो स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वो डिपेंड करता है मीडियम। अगर लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। क्लियर, इस वजह से उसके पाथ में चेंज आता है। अगर लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से उसके पाथ में चेंज आता है। अब रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम हुआ जिसके अंदर पार्टिकल दूर दूर है वो रेयर है, जिसके अंदर पार्टिकल क्लोज है वो आपका है डेंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर आपका रेयर मीडियम है, वाटर आपका डेंसर है। अब वाटर से आगे अगर हम हनी ले लेते हैं वो वाटर से भी डेंसर है। क्लियर। सो इस तरह से जो मीडियम है उनकी अलग अलग उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी है। क्लियर। उसी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसके पाथ में चेंज आता है और उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सो इफ दिस इज अ फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम एंड इट इज अ सेपरेटिंग, इट इज अ सरफेस विच सेपरेट द टू मीडियम। ये कोई सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। वी से दैट कि ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका है डेंसर मीडियम। सो दिस लाइट केम, क्लियर, वी ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, अगेन वी ड्रॉ अ नॉर्मल। क्लियर, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। तो ये रेयर था, ये डेंसर था, तो लाइट ने जाना था स्ट्रेट लाइक दिस, बट लाइट चेंज इट्स पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब रीजन क्या है नॉर्मल की तरफ बेंड होने का? क्योंकि रेयर से क्या ये डेंसर, तो जो स्पीड थी वो करेगी डिक्रीज, तो स्पीड डिक्रीज की, तो दिस एंगल इज नोन एज आर। आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कि जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमने जनरल पढ़ लिया इसके बारे में। अब यहाँ पे आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ आपका कहता है कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा, जिसको हम n लिखते हैं, और ये आपका n होता है दैट इज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स।
रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्लियर। और दूसरा लॉ आपका है इंस्टेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन विच सेपरेट द टू मीडियम। की जो आपकी इंस्टेंट रे है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, वो आपकी उसी प्लेन पे लाई करती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का? इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड। और स्पीड के इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या रीजन है? ड्यू टू द डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर दोनों मीडियम सेम होंगे, क्लियर, जब तक लाइट एयर में चलती रहेगी उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी या ग्लास से एयर में एंटर करी, क्लियर, तब आपका जो हम कह सकते हैं कि लाइट के पाथ में चेंज आएगा। क्लियर। मीन्स अगर आपने लाइट के पाथ में चेंज नहीं करना है, जिस मीडियम से वो आ रही है, अगर उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी का, उतने ही रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का, उसके आगे एक और मीडियम रख देते हो तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैंने जो बताया उसका मतलब यह बेटा कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्लास है, इसमें लाइट ने यहां से एंटर किया, मीन्स लाइट सीधी लाइन में जा रही है। आप चाहते हो कि इसकी पाथ में चेंज ना है, तो आपको यहाँ पे एक और दूसरा मीडियम रखना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी इन दोनों की डेंसिटी का बराबर होनी चाहिए। और वी कैन से दोनों का जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब भी लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो देखते हैं रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो आपका वो दो तरह का होगा, वन इज एब्सोल्यूट, अनदर इज रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स को हम एन से लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो एन होता है सी बाय वी। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम के अंदर स्पीड जो आपको पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ है, और मीडियम के अंदर स्पीड जो है वेरी करती है। मीन्स जो स्पीड है मीडियम पे डिपेंड करते, क्यों? अगर डेंसर होगा स्पीड कम होगी, अगर मीडियम आपका क्या है रेयर है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। अनदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। रिलेटिव मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब इसको हम लिखते हैं n12 से और n21 से। अब इसका मतलब है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मींस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू। सो हियर कम्स आउट टू बी योर n1 डिवाइडेड बाय n2। क्लियर। और ये आपका है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आ जाएगा आपका n2 डिवाइडेड बाय n। क्लियर। तो ये था आपका। अब अगर हम यहां से देखते हैं इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको? n12 इंटू में n21, तो n1 अपॉन में n2 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइडेड बाय n1, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो मींस n12 इंटू में n21 इज इक्वल टू 1। अब यहां से रिलेशन आगे प्लस क्या? n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन n21। मींस अगर आपके पास एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और उसके रिलेटिव का निकालना है, तो यू हैव टू जस्ट रेसिप्रोकल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में ये भी आप लोगों को बताया था। उसके बाद यहाँ पे हम स्पीड की रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि स्पीड की क्या रिलेशन होगी, कि जब हम इनको n1 to 2 की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे n1 दैट इज v1, अगर मैं n2 लिखता हूँ दैट इज n2 इज इक्वल टू c बाई v2। तो अगर मैं n12 लिखता हूँ दैट इज n1 दैट इज c बाई v1 डिवाइड बाय n2 दैट इज c बाई v2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो n12 इज इक्वल टू किसके था? दैट इज n1 अपॉन में n2 था, और ये आपका जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज c बाई v1 इनटू में this is v2 came upside and c1 come downside, तो this c cancel this comes v2 divided by v1। क्लियर। सो ये आपकी एक रिलेशन है इन दी फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, और ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे मिलेगी आपको। अब ये n1 था ऊपर तो v1 नीचे है, n2 था नीचे तो v2 कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो ये कुछ रिलेशन थी जो हमने डिस्कस किया। इसको हम एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, वो मेथड देखते हैं क्या है। व्हाट इज दैट मेथड आल्सो? ये हम रिफ्लेक्शन की हेल्प से करते हैं। ये भी आप लोगों को हमने पहले बताया था, ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट था आपका वो, कि फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई ग्लास लैब थी, ठीक है। इसके ऊपर ये रे ऑफ लाइट फॉल की, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रे बैंड हो गई। क्लियर। ये रे यहाँ पे बैंड हो गई, यहाँ पे इसने आके हिट किया, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इससे अवे हो गई।
ठीक है, तो अब यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब इसको प्रूव कैसे करना है, यहाँ पे अगर आपका एंगल क्या है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल R1 एंड दिस इज एंगल R2 एंड दिस इज एंगल E। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब पहले हमने यहाँ पे मीडियम मान लो आपका ये था फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम है, फिर से आपका फर्स्ट मीडियम है। अब लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है आपकी फर्स्ट से सेकंड, तो यहाँ पे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसमें लाइट जाती है उसका निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें से लाइट आ रही है। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट फर्स्ट, तो ये आपका आएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये हो जाएगा आपका, देखो साइन आई बाय साइन आर। अब इसके ऊपर हम इसको लगाते हैं, तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा N12 दैट इज, अब यहाँ पे एंगल क्या R2, तो यहाँ पे आ गया साइन R2 डिवाइड बाय साइन E। क्लियर? अब थोड़ी देर पहले हम प्रूव करके आए हैं क्या कि N12 इंटू में N21 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं कि हम, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन R1 इज इंटू में साइन R2 डिवाइड बाय साइन E। क्लियर? अब आपको पता है कि जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो ये इक्वल है, तो मींस R1 की जगह R2 और R2 की हम R1 रख सकते हैं, तो ये आपका कैंसिल, और इस E को उधर लेके चलेंगे तो आपका आ गया साइन आई इज इक्वल टू साइन E, तो साइन साइन छोड़े तो आई इज इक्वल टू E आ गया, तो मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अब अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, लाइट में सीधा जाना था, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट कह दो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह दो। तो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident ray and the emergence ray, or we can say that is the perpendicular distance between the actual path of the light means जो उसका actual path of the light and refracted path of the light। ये लाइट का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, और ये कौन सा पाथ है, जिससे रिफ्रैक्टेड पाथ है, मींस ये एक्चुअल पाथ था लाइट का जिसमें जाना था उसने, लेकिन ये कौन सा पाथ है, जिससे रिफ्लेक्टेड पाथ। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम बोल लेंगे लेटरल शिफ्ट, या दूसरा बोल सकते हैं the perpendicular distance between the incident light and the emergent light, कि emergent light और incident light के बीच में जो perpendicular distance होगा उसको हम बोलेंगे lateral shift। पहले इसका डेरिवेशन भी था आपके सिलेबस में, लेकिन अब ये कट चुका है, मींस हम इस वैल्यू को निकालते थे कितनी वैल्यू आएगी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि आपका जो टॉपिक ही है वो बेटा स्टार्ट होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट ये टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नाम से है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस, अभी ये है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना बाय वर्च्यू विच अ लाइट विच ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि जो लाइट है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, एंड इट इज सेंट बैक टू द डेंसर मीडियम, मींस लाइट डेंसर से रेयर जा रही थी लेकिन उसको रेयर में जाने नहीं दिया गया, इट सेंट अगेन बैक टू द डेंसर मीडियम इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस फिनोमेना के पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशन क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फिनोमेना ऑफ लाइट बाय वर्च्यू which travel from the denser medium to the rarer medium and sent back again to the denser medium is called total internal reflection। और sent back कहाँ से होगी, वो वहां से होगी बेटा which interface means the surface which separate the denser medium and the rarer medium। इसको डायग्राम से समझते हैं क्या है कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका क्लियर, तो ये आपका इंटरफेस है, मींस यहाँ पे रेयर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे कोई लाइट है आपकी, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट चली, क्लियर, वी विल ड्रॉ हियर अ नॉर्मल, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, क्लियर। हमें पता है जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है इसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ने जाना तो ऐसे था लेकिन वो आपकी लाइट ऐसे गई मान लो, सो दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस एंगल इज नोन एज आर। तो ये तो लाइट क्या गई थी, ये डेंसर था,
ये डेंसर है और ये रेयर है, तो लाइट जा रही है डेंसर से रेयर। तो पहली जो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, द लाइट मस्ट हैव टू बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन आपने याद रखनी है। तो ये लाइट तो बाहर निकल गई, इसका मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई है। उसके बाद फिर से हमने यहाँ से एक रे ली, मान लो दिस इज अनदर रे फ्रॉम दिस सोर्स and this is your normal, so this angle is known as angle of incident. So for that angle your ray of light is traveling along the surface, means अब ये जो आपकी है this is a refracted ray, it make an angle 90 degree with surface, कि जो नॉर्मल के साथ आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये आपकी जो रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, जो किसके अलोंग ट्रैवल कर रही है, विच इज ट्रैवल अलोंग द सरफेस। अब यहाँ पे कंडीशन आती है बेटा कि दिस एंगल, ये पहले तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट था, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहना शुरू कर दें कब, कि दिस एंगल बिकम क्रिटिकल एंगल, मींस पहले ये इंसिडेंट एंगल था, लेकिन वो कंडीशन जब आपकी जो रे ऑफ लाइट है अलोंग द सरफेस ट्रैवल करेगी एंड इट इज रिफ्रैक्टेड विद एन एंगल 90 डिग्री, मींस वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल के लिए आपकी रे अलोंग द सरफेस चले, और वी कैन से दैट इट मेक एन एंगल 90 विद द नॉर्मल, कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अलोंग द सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, तो दिस इंसिडेंट एंगल बिकम क्रिटिकल एंगल, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं इसको अपन, क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम क्रिटिकल एंगल, क्लियर। जो आपका क्रिटिकल एंगल बन जाएगा इस दिस कैन बी रिटन एज आईसी और सिंपली सी, क्लियर। तो अब यहां पे एक पॉइंट आता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे refracted ray which is refracted by an angle of 90 degree or which is travel along the surface which separate the two mediums or which travel along the interface of the two mediums, so this is known as critical angle। तो critical angle क्या है, वो angle of incident है जिसके लिए angle of refraction आपका 90 डिग्री है। means what is critical angle, a angle for which the angle of incident for which the angle of refraction is of 90 degree is known as critical angle। अब इसके बाद अगर आपका ये रे यहां से गई, यहां पे हिट किया इसने, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब इस केस में आपकी जो रे है वो आपकी रे अगेन रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहले ये एंगल था, फिर ये एंगल था, फिर ये एंगल था, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो अब दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी। अगर आपने क्या करवानी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है। तो दो कंडीशन आपकी कौन सी हैं, कि पहली कंडीशन आपकी क्या थी, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर आपने क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है। यहां से एक डायग्राम समझना है कि पहले बाहर ही निकल गई, फिर थोड़ा आगे बड़ा एंगल हुआ तो अलोंग द सरफेस होगी, जब एंगल और बड़ा होगा तो वो कहां आएगी, अंदर आ जाएगी सरफेस में, और इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा समझते हैं, इसका कुछ आपके पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक रिलेशन निकालेंगे हम किसके बीच में, वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल, क्लियर। तो अब हम सिर्फ आपका ये जो है ये डायग्राम हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, या इसको एक ही डायग्राम हम बना देते हैं, दो डायग्राम इसके बना देते हैं, आपको इस पहला रहने देते हैं कि आपका क्या है यहाँ पे, कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे इसने हिट किया, और ये आपका आईसी है, क्रिटिकल एंगल है ये, और ये आपकी लाइट जा रही है अलोंग द सरफेस। फिर दूसरा हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट अंदर ही आ गई। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिनोमेना लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, दैट इज एन, वी ऑल नो दैट एन, कि एन आपका क्या होगा। अब लाइट कहाँ जा रही है, ये आपका मीडियम 2 था,
दिस इज सेकंड मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम। अब जो लाइट है सेकंड से फर्स्ट जा रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट सेकंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं N21 रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम, सॉरी N12 रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि लाइट का 2 से 1 जा रही है। तो आपको बताइए आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। क्लियर। अब आई तो आपका क्या है, इस केस के लिए, इस पॉइंट के लिए आपका जो आई है दिस इज इक्वल टू आई सी। क्लियर। और जो आर है वो 90 डिग्री है। आर किसके इक्वल है आपका 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन 90। और हम सब जानते हैं साइन 90 इतना 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया N12 इज इक्वल टू दैट इज साइन आई, और ये आई किसके इक्वल है, आई सी के इक्वल है। क्लियर। ये N12 था। अगर मैं निकालना चाहता हूँ N12, ये N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट सेकंड। अब अगर हम निकाला चाहते हैं रेयर से डेंसर, क्योंकि हम नेक्स्ट मैक्सिमम केस हम रेयर से डेंसर के लेके चलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ दैट इज N21। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमें पता है N21 किसके, N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21 था। क्लियर। तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा N1 अपॉन में N21 इज इक्वल टू साइन आई सी। क्लियर। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपका जो n हो जाएगा N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। अब यहाँ पे आपका एक रिलेशन आ गई क्या, कि जो आपका रिलेशन है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में, यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे, कि लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है या नहीं हुई है, कब होगी, वो हमने देखना है। हमने हमेशा चेक करना है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मीन्स हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीन्स क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अगर आपने क्रिटिकल एंगल पता होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट पता होगा, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपका क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा है तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगी, अगर वो छोटा है तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब आपके कुछ एप्लीकेशन है आपकी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, उन एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेटा डायमंड है वो जो चमकता है, स्प्रिंकल करता है, वो है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से, कि जब लाइट एक बार डायमंड के अंदर चली जाती है तो वो अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, मीन्स उसकी इंटर रिफ्लेक्शन है, तभी आपका जो हम कहते हैं जो आपका डायमंड है वो स्प्रिंकल करता है। ऐसी जो आपके एयर बबल होते हैं, जो सोप बबल होते हैं, वो भी आपके चमकते हैं, या हम कहते हैं उसके अंदर आपको कलर्स दिखाई देते हैं, वो भी किसके ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो आपके मिराज बनते हैं गर्मियों के दिनों में, आप देखते हो कि सड़क के ऊपर आप दूर से दिखाते जैसे पानी है, वो भी आपका ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ये कुछ फिनोमेना है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के, इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक आपका आज का इतना था, इसको देखना है, कंप्लीट करना है। इट जस्ट अ रिकैपिटुलेशन ऑफ द 10th पार्ट। तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से आपका इस चैप्टर का पार्ट शुरू हो चुका है, तो इसको देखो, पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपना नाम। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।